आज की हमारी मुख्य अतिथि की बात करूं तो माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं को रोजगार प्रदान प्रारक बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार हैं, जिनका लाभ प्रदेश की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से साफ दिखाई दे रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो अपने अपने आशीर्वचनों से समारोह को अभिषिंचित करने की कृपा करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमवती वर्मा जी, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवं शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी, सर्वोदय आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला बहन जी, राज्य निवेश विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम मोहन मिश्र जी, जनपद के कलेक्टर श्री और एसपी, उपस्थित सभी महानुभाव जो स्कूल में स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल हरदोई जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सभी प्यारे बच्चे, स्कूल के सभी टीचर्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती। एक बधाई इस वजह से कि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर कवि प्रस्तुति की। बहुत अच्छा लगा। इसी स्कूलों में भी राष्ट्र भावना जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे। सबको बधाई। दूसरा है कम्युनिटी रेडियो उद्घाटन 90.4। बड़ी बात है भाई मेरे लिए तो, क्योंकि एक सोसाइटी को ये विचार आना कि हमें कम्युनिटी रेडियो डेवलपमेंट करना है और उसका लाभ समग्र समाज को देना है, इसे सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सोसाइटी अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और इसका लाभ हरदोई और आसपास के कई गांव के लाभ मिलता रहा है। ऐसे कार्यक्रम लगातार करना एक सोसाइटी, एक संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। वो स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में सोचते हैं और छोटे छोटे बच्चों उसकी शिक्षा और उसकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। सरकार इतना ही काम करे, लेकिन जो योजनाएं ये सभी समाज के लिए बनी है, वो योजनाओं का लाभ हर घर तक उसका लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है, वहां रेडियो काम आता। हम सबको पता है कि रेडियो पर अलग अलग प्रकार के काम जो सरकार द्वारा चलता है, इस पर होता रहता, लेकिन इसमें जो ग्रुप आते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, कोई ड्रामा करता है, कोई स्पीच आती है, अलग अलग प्रकार के हमारे त्योहार आते हैं, तो त्योहार के समय पे भी ऐसे लोग आते हैं, वहाँ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आम समाज को ये नहीं लगता है कि ये रेडियो हमारा है, ये रेडियो अपना है, वो गवर्नमेंट का, वही सोचकर चलते हैं। तभी ये कम्युनिटी रेडियो ये अपना रेडियो है, हमारा रेडियो है, ये भाव के साथ करने काम करने जा रहे हैं।
2-3 महीने पहले मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रेडियो गूंज शुरू किया था। शुरुआत में 50 गांव के साथ वो रेडियो जुड़ा हुआ था। इतना लाभ सब लोगों को प्राप्त हुआ, खास करके हेल्थ की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए, समय पे मरीज को हॉस्पिटल में लाओगे तो जल्दी आराम हो जाएगा। ऐसे कई चीजों की डिस्कशन, चर्चा, संवाद ग्रामजनों के साथ, महिलाओं के साथ, स्कूलों में काम करते रहते थे। फिर यूनिवर्सिटी को लगा कि इतना बड़ा लाभ जब समाज को होता है तो इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, और वे लोगों ने पूरा यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक गुंज प्रारंभ किया। और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार वहां के स्टूडेंट्स, वहां के अध्यापक अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं, संवाद भी करते हैं, और जो कोई प्रश्न आता है उन लोगों के पास राइटिंग में, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। इसी तरह आज हरदोई में एक कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, और मुझे खुशी है कि इसमें के मैजिस्ट्रेट स्पीड दोनों जुड़े हुए हैं, जिसकी जिम्मेवारी हरदोई डिस्ट्रिक्ट की है। एक सुरक्षा का काम करते रहते हैं, और दूसरा राज्य सरकार की योजना लाभार्थी तक पहुंचाने का, जागृति लाने का काम, समस्याओं का निराकरण करने का काम, ये सब करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे अधिकारियों को भी ये रेडियो से बड़ा लाभ हुआ। कई कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से भी करवा सकते हो, जैसे कि कोई कार्यक्रम है, बड़े लोग आने वाले हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है, किसको कार्यक्रम में जाना है। मैंने किसान का कार्यक्रम है तो किसानों के माध्यम से आप बता सकते हो, और इसका विषय क्या है वो भी आप उसको बता सकते हो, तो प्रेरित कर सकते हो कि कार्यक्रम में आप आइए, बड़ा लाभ इसमें होगा। तो ये जागृति के लिए बहुत ही अच्छा है, और ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं इसमें ज्यादातर संख्या उपस्थित रहे, और किसान का कोई विषय है तो वो, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है तो वो, कोई हेल्थ के बारे में कुछ चर्चा करनी है वो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी भी चर्चा आप कर सकते हो, किस तरह सावधान रहना चाहिए, इसकी भी चर्चा कर सकते हो। हरदोई में कितने केसेस कोरोना के हुए वो भी बता सकते हो, और कितने मरीज ठीक हो गए वो भी बता सकते हो। ऐसे कई ऐसी समस्याएं हैं जो समस्या का समाधान ये रेडियो के माध्यम से कर सकते हो। स्पीच बच्चों की, अभी मान लो कि 15 अगस्त, 26 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन, ऐसे कोई कार्यक्रम आते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन, ऐसे कई कार्यक्रम आते रहते हैं। तो एक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कार्यक्रम करवा सकते हो, और वो गांव वाले सुन सकते हैं, और कितना अच्छा लगेगा गांव वालों को कि कोई गांव का बच्चा इसमें हिस्सा ले रहा है, स्पीच दे रहा है, और सामने गांव में बैठकर उसकी माँ, उसकी दादी या उसका परिवार उसको सुन रहा है। ये तो सबसे ज्यादा गौरवशाली है। स्कूल में कार्यक्रम होता तो स्कूल में जाने के समय नहीं होता है माँ, लेकिन घर में रेडियो है, वो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो घर में बैठे और काम करते करते भी अपने बच्चों के, अपनी बेटियों का कार्यक्रम वो सुन सकते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता
आपने बताया कि वृक्षारोपण का बड़ा आयोजन आप करते हैं। राज्य सरकार भी बड़ा कार्यक्रम हर साल करती रहती है। ये बड़ी अच्छी बात है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके क्लाइमेट चेंज जो बदल रही है उसको आप सहयोगी बन रहे हैं। ये ग्राम जन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारे गांव में भी कहीं भी जगह है तो वहां भी वृक्ष करना चाहिए। कोई रास्ता है तो रास्ते के दोनों ओर वृक्षारोपण करके हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कोई कार्यक्रम आते हैं तो आप इसका प्रचार प्रसार करके जन सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक दो बात इसी वजह से बताती हूँ क्योंकि हम इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। मैं पिछले लगभग साल से ये 3 राज्यों में काम करती थी, तो मैं यूपी में काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं जेल में जाती हूँ और सब लोगों को मिलती हूँ, तो बड़ी चिंता होती है। क्यों चिंतित होती है? वहां जो महिला बंदी है, वहां जो पुरुष है बंदी है, वहां जो युवा है बंदी है, ये सब लोग कैसे कैसे कृत्य करके सजा प्राप्त वहां भुगत रहे। इसे समस्याएं क्यों होती है? मैं ये कहना चाहती हूँ आज सब लोगों को कि ऐसे विषय भी लीजिए आप, महिलाओं को पुरुष को प्रेरित करिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कमा रहे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन विवाह के समय पर दहेज मांगना क्या ये ठीक है? क्या ऐसी चर्चाएं हम आम समाज के बीच में नहीं करवा सकते हैं? और मैं चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा सुंदर रेडियो, एफएम रेडियो आपने शुरू किया है, तो उसका लाभ जो समस्या है इसकी चर्चा के लिए भी उपयोग करना चाहिए। हमारी बेटी आज बोल रही है, मैं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाती हूँ और वहां भी चर्चाएं होती रहती है। मैं तो, मेरा विषय भी इसमें रहता ही है कि आप क्यों दहेज की मांग करते हो। माता पिता को समझने की आवश्यकता है मित्रों। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊं साथ में कि मैं एक हमारे हाईकोर्ट जज की शपथ विधि में मैं जब गई थी, तब हाईकोर्ट जज और मेरे बीच में जो चर्चा हुई इसमें ये था कि कोई बेटी की हत्या हो जाती है, बहू की हत्या हो जाती है, तो पूरा परिवार का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है। हमारे पुलिस भाई बहन, आपकी भी कठिनाई होगी ही। भाई दूर दराज काम करता है, फिर भी उसका नाम इसमें दर्ज हो ही जाता है, क्योंकि परिवार भी प्रयास करता है कि उनका भी नाम लिखिए। और इसी वजह से आज पूरा परिवार छोटे बच्चों के साथ, 2 साल 3 साल के बच्चों के साथ 14 साल की 20 साल की सजा जेलों में भुगत रहे हैं। क्या हम कम नहीं करवा सकते? शिक्षा का अर्थ क्या है मित्रों? ज्ञान का अर्थ, यदि इसका उपयोग हम हमारे जीवन में नहीं करते हैं, हमारे व्यवहार में नहीं उतरते हैं, तब पढ़ने का अर्थ क्या है? हमारे साधु संत लगातार हमें समझा रहे हैं, कई एग्जाम्पल देते रहे हैं, फिर भी समाज में जो घटनाएं कम होनी चाहिए वो कम नहीं होती है। 3 साल का बच्चा भी जेल में जेल काट रहा है, क्या इसका भविष्य सोचा है कभी हम लोगों ने? सरकार ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती है, नहीं करती है ऐसा नहीं, लेकिन संस्कार का क्या? क्या वहां से संस्कार मिलेगा उसको जो रोज देखता है
वो ही लड़ाई झगड़ा होते, मारा मारी सबको देखता है। और इसी वजह से मैं ये रेडियो स्टेशन शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी, हमारे डीएम और एसपी सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसमें एक मंथन कीजिए और किस तरह उसको आगे बढ़ाना है उसकी चर्चा का विषय करिए, और ऐसे लोग इसमें जोड़िए जिसने अपने जीवन के समय दरमियान ऐसा कुछ न कुछ अच्छा काम किया, वो ही प्रेरित कर सकता है। दूसरा है 12-13 साल के बच्चे, खास करके बेटियां, उसका विवाह हो जाता है। कभी कभी तो देखने हैं कि 40 साल की उम्र के साथ विवाह हो जाता है। अब वो बेटी 20-25 साल की होगी तब तो विडो ही बन जाएगी ना। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? तो ऐसे विषय भी आपने कहा कि शिक्षा, कृषि, हेल्थ, ये सब कुछ है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन मैं आज इसी वजह से आपके सामने मैं आई। वैसे तो मुझे वहां आना चाहिए था, लेकिन ये आचार संहिता की वजह से मैं नहीं आई और इसी वजह से ऑनलाइन ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये कार्यक्रम में उपस्थित रहूं और इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। 14 साल 20 साल जेल में काट, कितनी कठिनाइयां होती होगी। और एक बहू के पास 5 लाख 10 लाख 25 लाख एक मकान मांग लिया तो क्या जिंदगी पूरी हो जाएगी आपकी? नहीं होगी। तो क्यों हम करते हैं? ईश्वर की साक्षी को मानकर गांव घाव प्रतिज्ञा करवाइए कि हम ऐसे दहेज की मांग नहीं करेंगे और बाल विवाह भी नहीं करेंगे। ये करने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं बच्चियों को सुनती हूँ कि महाराजगंज जनपद की लगभग 12-15 छोटी छोटी बच्चियां, 8वीं कक्षा की 9वीं कक्षा की बच्चियां, बाल विवाह बंद करो और दहेज प्रथा बंद करो, ऐसे नुक्कड़ नाटक गांव गांव जाकर कर रही है। और कई बेटियां भी बचा रही है, समझा रही है गांव में जा, जिसका मैरिज के बारे में सोचता है कि उसका मैरिज करना है, 12-13 साल की बेटी है तो वहां पहुंच जाती है और समझाती है। यदि ऐसी छोटी बच्ची अभी गांव में घर घर जाकर समझा सकती है तो हम तो बड़े लोग हैं, हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, हमारे पास पावर भी है, ये पावर का भी उपयोग कर सकते हैं। एक जनपद में मैंने जब एक पुलिस अधिकारी को मैंने कहा कि आप बाल विवाह क्यों बंद नहीं करवाते हो, तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि कोई एप्लीकेशन नहीं करता है। अरे भाई, ये तो कानून है, इसमें एप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। आपकी पूरी फोर्स गांव गांव तक, कहाँ मैरिज हो रहा है सबको पता है। तो मैं सुरक्षा अधिकारियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप कानून, दूसरे कानून तो काफी कुछ करते हो भाई, लेकिन दहेज और ये दोनों पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार का एक कानून है कि नहीं ले सकते हैं, बाल विवाह नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जिम्मेवारी है कि कोई अर्जी करे या ना करे, लेकिन हमें बंद करवाना चाहिए। ये मैं आपके अपेक्षा करती हूँ मित्रों। डीएम की भी जिम्मेवारी का, मजिस्ट्रेट हो, एप्लीकेशन आए तब उसका अमलवारी आप करें, ये ठीक नहीं है मित्रों। और मैं दिल से बोलती हूँ क्योंकि मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है, सुना है, उसकी परेशानियां वो कैसे झेल रही है वो भी पता है। ठीक ढंग से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसका भी हम वो करेंगे। पूरा परिवार का नाम था, लेकिन पूरा डिटेल में जाकर पता तो करो भाई कि उसका एक बड़ा बेटा तो कहीं और जगह पर था,
तो एफआईआर में भले नाम हो जाए लेकिन बाद में तो निकाल सकते हो। आज का ये कार्यक्रम मेरी दृष्टि से बहुत उपयोगी था और ये काम आपने किया है और जो हमारे जनपद के अधिकारी हैं उसके उसकी हेल्प भी आपको मिली है, मार्गदर्शन आपको मिला है और हमारी उर्मिला में भी वहाँ उपस्थित रही है, उसने भी बहुत अच्छी बात की आप सबको। वो सर्वोदय आश्रम में कई लड़कियों को पढ़ा रही है। कैसी-कैसी लड़कियां हैं जो अनाथ है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, ऐसे कई लड़कियों का जीवन अच्छा रहे, बने, इसके लिए वो काम कर रही है वहाँ। और एक बहुत ही ज़रूरी है कि समाज ऐसे-ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारी कई समस्या पूरी हो जाएगी और एक अच्छा समाज हम बना पाएंगे। आज के अवसर पर मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित देती हूँ कि आइए राजभवन में और आपने जो कार्यक्रम किए हैं, ऐसे कई कार्यक्रम तैयार करके आ जाइए राजभवन में। आपको एक कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए जगह देंगे और एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे आपको कि जिसकी वजह से बच्चों का भी एक पूर्ण हो सके। बहुत-बहुत बधाई टीचर्स को, अध्यापकों को और सबको धन्यवाद।